आज का टॉपिक है वित्तीय आपातकाल। इसमें जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब होती है, इसकी घोषणा कौन करता है, इसके क्या परिणाम होते हैं। इन सब बिंदुओं को जानने के लिए हमें 3 आर्टिकल मुख्य रूप से जानने हैं। आर्टिकल 282 यानी अनुच्छेद 282, आर्टिकल 293 यानी अनुच्छेद 293 और आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360। संविधान में इन तीनों में जो प्रावधान है उनका संबंध वित्तीय आपातकाल से है। तो सबसे पहले आर्टिकल 282 में प्रावधान है कि राज्य अपने वित्तीय संसाधनों का जनहित में उपयोग करने के लिए स्वायत्त होते हैं, अर्थात उन्हें अपने वित्तीय संसाधनों को खर्च करने के लिए केंद्र की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। 293 में प्रावधान है कि राज्य अपने जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत के अंदर किसी भी वित्तीय संस्थान से बिना केंद्र सरकार की अनुमति के कितना भी कर्जा ले सकते हैं। ये दोनों प्रोविजन राज्य को अपने जनहित के कार्यों के लिए खर्च जुटाने में मदद करते हैं। अब जानते हैं आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश के अंदर किसी वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में या देश को या देश के किसी हिस्से को जब साख को, उसके क्रेडिट को कोई खतरा पैदा होता है, तब इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी की जाती है। इसमें वित्तीय अस्थिरता का जो संबंध है उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी किन स्थितियों को हम वित्तीय अस्थिरता कहते हैं उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है जब देश के अंदर बड़े स्तर पर काला धन जमा हुआ हो। दूसरा है देश के अंदर बड़े स्तर पर नकली मुद्रा का प्रवाह हो गया हो, अथवा हमारे व्यापार का जो चालू खाते का घाटा है, यानी कि आयात निर्यात का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो समाप्त हो गया हो या इतना कम रह गया हो कि भारत सरकार अपने आयात के बिलों को भी चुकाने में समर्थ नहीं हो पा रही है। तब इन स्थितियों को हम वित्तीय अस्थिरता की स्थिति कहते हैं और ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। इस वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद को 2 महीने के अंदर पारित करना होता है साधारण बहुमत से, और एक बार पारित होने के बाद यह घोषणा अनिश्चित काल के लिए लागू हो जाती है, यानी इसे बार बार 6-6 महीने करके संसद को बार बार अनुमति नहीं देनी होती, और जब इसे समाप्त करना होता है तब राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे समाप्त करने की घोषणा की जाती है और समाप्त करने में संसद की अनुमति नहीं ली जाती। तो इस तरह से ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। अब जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल घोषित होने पर देश के अंदर इसका क्या प्रावधान होता है। तो सबसे पहली बात तो जो आपातकाल शब्द जैसे ही दिमाग में आता है तो मूल अधिकारों पे किसी हमले की बात होती है, चोट की बात होती है। तो जान लें कि वित्तीय आपातकाल में नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं होता। यहाँ पर राज्य के जो आर्टिकल 282 और 293 मैंने शुरू में जो बताए हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, और राज्यों के द्वारा धन विधेयक पारित करने पर या तो प्रतिबंध लग जाते हैं या वो सीमित कर दिए जाते हैं, यानी कि राज्य अपने जनहित के कार्यों में जो धन खर्च करने की स्वायत्तता रखते हैं या अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उनको जो कर्ज लेने की लिबर्टी होती है उस पर अंकुश लग जाता है। एक बिंदु तो इसका मुख्य जो है, यानी कि राज्यों के द्वारा पारित धन विधेयक या तो राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक लिए जाते हैं या फिर उन्हें संसद ही पारित करती है, यानी उन पर रोक लगा दी जाती है कि राज्य अपने धन विधेयकों को पारित नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि धन विधेयक में ये खर्च यानी
का प्रावधान रहता है और कर्ज कहाँ से आएगा, इन सब चीज़ों का प्रावधान होता है, तो उन पर रोक लग जाती है। तो 282 और 293 दोनों या तो सीमित कर दिए जाते हैं या फिर उनकी लिबर्टी और उनकी जो ऑटोनॉमी है राज्यों को, वो उतने समय के लिए समाप्त कर दी जाती है, प्रतिबंधित कर दी जाती है। राज्य को इसके अंतर्गत ये भी निर्देश दिए जाते हैं कि आवश्यकता होने पर वे अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती करें। इसी प्रकार केंद्र को भी अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती करने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ तक कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके वेतन भत्ते भी कम किए जा सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हैं, उनके भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो इस प्रकार ये जो वित्तीय अस्थिरता की स्थिति है, उसमें सरकार फूँक-फूँक करके कदम रखती है और जो स्थितियाँ पैदा हो गई हैं, उनसे बाहर निकलने के हर संभव प्रयास करने का उसे मौका मिल जाता है, उसे एक तरह से सुविधा मिल जाती है। इस घोषणा का सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है, यानी कि ये अंडर जुडिशियल रिव्यू आती है और सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के समय सरकार को ये साबित करना होता है, सरकार की तरफ से, कि देश में वित्तीय अस्थिरता है और उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मांगे जाएंगे, वो प्रूफ देने रहते हैं। तो इस प्रकार आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और इसके साथ ही जो दो दूसरे आर्टिकल मैंने आपको समझाए हैं, 282 आर्टिकल और आर्टिकल 293, वो इसके साथ प्रभावित होते हैं। अब बात आती है कि क्या देश में कभी वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में इस तरह की कोई वित्तीय अस्थिरता की स्थिति नहीं आई है, इसलिए एक बार भी देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि समझने के लिए हम देख सकते हैं कि 1991 में 1991 में देश में काफ़ी हद तक वित्तीय अस्थिरता थी। उस समय पर हमारा जो आयात बिल चुकाने के लिए जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कोष है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का, वो लगभग खाली हो गया था और सरकार के पास अपने आयात बिलों को चुकाने के लिए पैसा नहीं था। इसलिए अपना गोल्ड जो है वो विदेशी बाजार में बेचना पड़ा था उस समय पर। उस समय पर चुनाव हुए थे, चंद्रशेखर सरकार गिर गई थी और कांग्रेस के नेतृत्व में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे। एक अल्पमत की सरकार उन्होंने चलाई थी शुरू में, बाद में हालांकि उसको बहुमत मिल गया था जोड़ तोड़ करके। और पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उसमें मनमोहन सिंह वित्त मंत्री नियुक्त हुए थे और मनमोहन सिंह ने उस समय पर अपने आर्थिक सूझबूझ का परिचय देते हुए 2 बार रुपए का अवमूल्यन किया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत घटाई थी और आर्थिक सुधारों को बड़े स्तर पर लागू किया था, जो एक अलग टॉपिक है आर्थिक सुधारों का, वो फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। तो इस तरह से मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उस वित्तीय अस्थिरता की स्थिति को कुशलतापूर्वक संभाल लिया और देश को वित्तीय आपातकाल का सामना नहीं करना पड़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नया